अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रामभुवाल निषाद से हार का सामना करने के बाद भाजपा नेता मेनका गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने अदालत में सपा सांसद रामभुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। मेनका गांधी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि समाजवादी पार्टी सांसद रामभुवाल निषाद के ऊपर कुल मिलाकर 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनावी फॉर्म 26 भरते हुए उन्होंने सिर्फ 8 आपराधिक मामलों की बात कही है। बीजेपी नेता ने अपनी याचिका में कहा कि आपराधिक केसों का खुलासा न करना एक भ्रष्ट आचरण को दिखाता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत ऐसा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ इसी आधार पर सुल्तानपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी सांसद का चुनाव शून्य करने योग्य है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा सांसद रामभुवाल निषाद ने सुल्तानपुर सीट से तत्कालीन भाजपा सांसद मेनका गांधी को 43,174 वोटों के अंतर से मात दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई 2 बैठकों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हिस्सा लेने पर कांग्रेस ने उनसे सवाल किया है। दरअसल कांग्रेस ने आज रविवार को कहा कि मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने हिंसा प्रभावित राज्य की स्थिति पर चर्चा करने और पीएम को वहां आमंत्रित करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने की। फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री उसी देवता की अध्यक्षता में भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए। जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के लोग जो सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की, जो 3 मई 2023 की रात को जलना शुरू हो गया था। क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर आने का निमंत्रण दिया था? दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। भाजपा कांग्रेस के साथ पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने आज रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि छात्र दुखी और गुस्से में हैं, क्योंकि अब तक दिल्ली सरकार के किसी मंत्री, दिल्ली के मेयर या किसी अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ा गया है। ये कोई आपदा नहीं बल्कि सीधे सीधे मर्डर है। सरकार के सभी नुमाइंदों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि जितने बच्चे मरे हैं, सरकार को उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए और मंत्री और मेयर को तुरंत घटनास्थल पर आकर छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी। वहीं घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने स्वाति मालीवाल का विरोध किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि वो इस पर राजनीति नहीं करने देंगे। दिल्ली कोचिंग सेंटर की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली के एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु की घटना हृदय विदारक है। दिवंगत आत्माओं एवं शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। यह लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है कि जो बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छिन रही है। प्रियंका ने कहा कि यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहते हैं वहां से हर वो निर्माण, हर गतिविधि जो अवैध और जानलेवा है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है
असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना पर दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि कल बहुत ही दुखद घटना हुई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही थी। दुख की बात है कि इस घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें वो संस्थान जो एमसीडी के क्षेत्राधिकार में आते हैं और वहां पर कानून के विरोध में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। अगर इस मामले में एमसीडी अधिकारी भी शामिल मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। शैली ओबरॉय ने कहा कि अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होगी और अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे समय में हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाए गए शवों में 2 महिला छात्रों और एक पुरुष छात्र का शव है। ये हादसा कल शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में हुआ। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि मरने वाले सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इस संबंध में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बेसमेंट से पंप के जरिए लगातार पानी निकाला जा रहा है और अब ये काम जल्द ही पूरा होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बेसमेंट में फंसे 13-14 स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है और इनमें से 3 को अस्पताल भेजा गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार भाजपा के निशाने पर है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वहां जो हुआ है वह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, पहले जो जांच बिठाई गई थी उसका क्या हुआ? ये छात्र देश का भविष्य है। काफ़ी घंटे हो गए हैं इस घटना को, लेकिन दिल्ली के मंत्रियों में घटनास्थल पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि इस पूरी घटना में दिल्ली सरकार शामिल है। लोग लगातार नाले की सफाई कराने को कह रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की क्या गलती है जो पूरे देश भर से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में कल शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वॉकआउट कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। अब ममता बनर्जी के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जवाब आया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये गलत आरोप है कि नीति आयोग की बैठक में किसी का माइक बंद कर दिया गया। वहाँ पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता है, बाकी किसी का नहीं। तो ये बात बोलना झूठ है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आक्रामक तरीके से बैठक छोड़कर चली गईं, मुझे लगता है कि यह व्यवहार गलत था। ऐसा लगता है जैसे यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साजिश की गई थी। चिराग पासवान ने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो नीति आयोग वह मंच है जहां आप उस मुद्दे को उठा सकते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। केवल भाजपा शासित राज्यों को ही पैसा और योजनाएं दी जा रही हैं। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया और बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई तो उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शनिवार देर रात को एक आदेश जारी कर 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और साथ ही 3 राज्यपालों के राज्यों में फेरबदल किया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और
उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं राधाकृष्णन के स्थान पर संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं हरिबाबू किशनराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रमेन डेका को छत्तीसगढ़ और CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा के कैलाश नाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल होंगे। बयान में कहा गया है कि उपरोक्त नियुक्तियां उस तिथि से प्रभावित होंगी जिस दिन वे अपने अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे। कल शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक के बाद आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि शासी परिषद की बैठक में बिहार और केरल सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुब्रमण्यम ने कहा कि बैठक में शामिल नहीं होने वालों में बिहार, केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी हैं। उन्होंने कहा कि यह बैठक इस बात के लिए थी कि राज्यों के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसमें कैसे योगदान दिया जा सकता है। बैठक में गांवों में गरीबी को शून्य स्तर पर लाने यानी इसे पूरी तरह समाप्त करने के विचार पर गहन चर्चा हुई और अगर उन्होंने भाग नहीं लिया तो यह उनका नुकसान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर बजट में कोई कमी रह गई तो आपके पास बैठक में कहने का मौका था। मुख्यमंत्री दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में उनके नेताओं ने राजनीति करके उन्हें रोक दिया। इससे प्रदेश का बहुत नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है कि केंद्र से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। मैं भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, तब विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं, हिमाचल के विकास कार्यों पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। हर बात पर राजनीति करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में 1 जवान के शहीद होने और 4 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 1 जवान के शहीद और 4 जवानों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में नई सरकार आने के बाद पिछले 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई है। यह देश के लिए बहुत चिंता की बात है। प्रियंका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूक्रेन की राजधानी कीव जा सकते हैं। कई राजनयिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रयासों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए अगले महीने यूक्रेन जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित यात्रा की योजना 24 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रीय दिवस के आसपास बनाई जा रही है और प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में पोलैंड भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि यदि यह यात्रा होती है तो यह मोदी की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी और लगभग 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।